साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध कर लूं, कृपया मेरी वीडियो पूरी देखें और पसंद आती है तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी हो वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि मेरी भावना अधिक से अधिक लोगों को पहुँचे और अब मेरे को उत्साह प्राप्त हो सके। साथियों, 11 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी करी। आईपीसी धारा 124 ए देशद्रोह की कठोरता मौजूदा सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। इसके प्रावधान पर पुनर्विचार की अनुमति है। पीठ ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र व राज्य सरकारें नए मामले दर्ज करने, जांच जारी रखने या कार्रवाई करने से खुद को दूर रखेंगी। पीठ ने कहा, यदि इस बीच नए केस दर्ज होते हैं तो आरोपी राहत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। यदि किसी अन्य अपराध पर कोई निर्णय हो तो उस पर आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कोई अन्य अपराध हो, देशद्रोह जो। और ये भी साथ में कहा कि 152 साल पुराना एक्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इस पर विचार करने की जरूरत आवश्यकता है कि आप लोग लीगल एक्सपर्ट हैं। मेरा प्रश्न एक नहीं, दो तीन प्रश्न हैं इसमें। 152 साल पुराना एक्ट आज भी देश में लागू है, जबकि हमारा संविधान, देश की आज़ादी 1947 के बाद में एक संविधान समिति गठन हुआ और उसने भारत का संविधान बना करके केंद्र सरकार को रिकमेंड किया। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित करके 26 जनवरी 1950 को वो देश में लागू और प्रभावी किया। अब प्रश्न ये आता है कि जब हमारे देश का संविधान 1947 से 1950 के बीच लिखा गया, तो 152 साल पुराना एक्ट कैसे प्रभावी और लागू रहा? एक नहीं, कई उदाहरण हैं। आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस एक्ट है 1860 का, 1860 का है। रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट, जिसमें ट्रस्ट वगैरह रजिस्ट्री होती हैं, 1860 का है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का है। कस्टम एक्ट 1962 का है, संविधान लिखने के बाद का है, मानता हूँ मैं। लेकिन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का है, जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय ये एक्ट लागू किया गया। मतलब संविधान से वो अलग था क्या? बहुत लीगल प्रश्न है, आपको जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि संविधान में अनुच्छेदों की व्यवस्था है, अनुच्छेदों की, आर्टिकल जिसे कहा जाता है। लेकिन एक्ट जैसे आईपीसी है, क्रिमिनल पेनल कोड है, ये ब्रिटिश टाइम के ही चल रहे हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय सराय एक्ट 1896, 1906, मतलब देश की आज़ादी से पहले लागू प्रभावी थे, जो ब्रिटिश शासनकाल के संसद ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित किए गए। इसकी मूल भावना क्या थी? भारत पे शासन कैसे करना है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जीएसटी एक्ट 2017 में लागू हुआ, जिसको अगले महीने 5 साल पूरे हो जाएंगे। जीएसटी एक्ट की मूल जो धरातल है वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट का है, और सेंट्रल एक्साइज एक्ट कब का है? 1944 का। हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब संशोधन होते रहे, तो आपसे एग्री करूँगा, लेकिन आपको विचार ये भी करना पड़ेगा 2017 में लागू होने के बाद में, जीएसटी लागू होने के बाद में, आप लोग ही बताते हैं कि 900 से अधिक सर्कुलर्स नोटिफिकेशन द्वारा जीएसटी का मूल स्वरूप बदल दिया गया। तो आप विचार करना होगा आपको, 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो लागू हुआ था उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए होंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमारे देश में जो एक्ट बनाए जाते हैं, कि वर्तमान परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति से कहते हैं कि अध्ययन करते हुए नहीं बनाया जा सकता। जैसे उदाहरण के बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू प्रभावी हुआ। उस समय देश की पर कैपिटा इनकम 330 रुपये आंकी गई थी। लेकिन 2022 में, ये 2020 में पर कैपिटा इनकम 1,70,000 आंकी गई। आप गूगल पे ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। आप ये देखते होंगे, महसूस भी करते होंगे, हर 20 साल बाद, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे हर 20 साल बाद पीढ़ी बदलती है।
तो उन इनकम टैक्स एक्ट लागू हुए 3 पीढ़ी बदल चुकी है। सेंट्रल एक्साइज 78 साल हो चुके हैं, मतलब 4 पीढ़ी बदल चुकी है। उस समय देश काल परिस्थिति क्या थी? देश गुलाम था, आज देश आज़ाद है और आज विश्व के प्रथम 5 देशों में शामिल होने के लिए आतुर है। अपनी अपनी जो है धमक दिखा रहा है विश्व में। लेकिन हमारे एक्ट के पीछे धरातल और विचारधारा वो पुरानी है। मेरी बात से हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन आप विचार करेंगे तो आपको बस समझ में आएगी मेरी। तो जब 2017 में जब एक्ट बनाया गया तो उसमें सेंट्रल एक्साइज की व्यवस्था क्यों लागू की गई? मेरा प्रश्न ये है। कस्टम जो 1962 में बनाया गया था कस्टम एक्ट, उसको 62 साल पुराने जो कस्टम एक्ट है उसको जीएसटी में समावेश क्यों किया गया? आपने देखा होगा जीएसटी सेक्शन 67 सब सेक्शन 10 में आईपीसी को इन्वॉल्व किया गया है और सक्षम अधिकारी को मजिस्ट्रेट पावर दी गई है। क्यों? सेक्शन 69 में एसएससी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। क्यों? क्या एसएससी अपराधी है? चोरी कर रहा है? तो अब व्यापारी, देश के व्यापारी पर ही इसे लागू क्यों हो रही है? क्या केवल व्यापारी के टैक्स चोरी कर रहा है? बातें तो बहुत सारी हैं जो यहाँ पे कहना उचित नहीं लगता। सेक्शन 70 में व्यापक अधिकार दिए सर्च करने के लिए। अब इनकम टैक्स एक्ट पे आ जाओ, 62 साल पुराना एक्ट। उस समय एक आईटी हुआ करता था कई ज़िलों पर, और मुझे जहाँ तक जानकारी है उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तराखंड शामिल था, 2 सीआईटीज़ हुआ करते थे पूरे उत्तर प्रदेश में। और आज आगरा रेंज के अंदर 7 सीआईटीज़ हैं, क्योंकि उस समय आगरा शहर के अंदर 5 या 10 एसएससी हुआ करते थे, टैक्स पेयर हुआ करते थे। आज लाखों में हैं। तो सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही मैं लिख रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ, सरकार से ये अपील करता हूँ कि इस तरह के एक्ट जो भी हैं उनके ऊपर हर 5 साल में एक समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल में, 5 साल रहने 10 साल कर लीजिए आप, 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि 10 साल में देश काल परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आप उम्मीद करें जो आपका टारगेट होता है टैक्स वसूलने का, वो आज का टारगेट आप फिक्स करते सर, नहीं सर हमारा 150 लाख करोड़ का टारगेट होना चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएं 62 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये अन्याय नहीं है? आप बताइए अन्याय है कि नहीं? टैक्स पेयर परेशान है, टैक्स प्रोफेशनल परेशान है। हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, क्या वो नई सोच के साथ नए कानूनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं? या पुरानी सोच को धरातल बनाते हुए ही निर्माण करना उनका एक जरिया बन गया है? या एक मतलब क्या शब्द को प्रयोग करूँगा मैं? तो साथियों, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि यदि आप मेरी बात सहमत हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करें। आप सहमत हैं तो टिप्पणी करें, असहमत है तो टिप्पणी करें। लेकिन टिप्पणी करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। मुझे अगर असहमति की टिप्पणी करेंगे तो मेरे को ये अनुभव होगा मुझे और सुधार करना है। अगर सहमत की टिप्पणी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उत्साहवर्धन होगा। मेरे प्रश्न थोड़े से अलग से होते हैं, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ आपसे मैं। तो फिर अगले विषय में फिर आपसे उपस्थित होऊंगा, बात करूँगा। तो विदा लेता हूँ, लेकिन आप मेरी पूरी वीडियो देखें, तभी समझेंगे मेरी भावनाओं को। नमस्कार, जय भारती, जय भारत।